हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास मैथ एंड सीईआरटी की जो न्यू बुक है गणिता मंजरी, इसके चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स को कंटिन्यू करेंगे। और पेज नंबर 46 पर ये जो एक्सरसाइज दी गई है, एक्सरसाइज सेट 3.2, इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए हमसे क्या कहा गया है। द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। यानी लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट में दोपहर के 12 बजे पे जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो टेम्परेचर कितना था, 4 डिग्री सेल्सियस। बाय मिडनाइट, यानी कि अब बात हो रही है रात के 12 बजे की। ठीक है, शुरुआत कहाँ से हुई, दोपहर के 12 बजे, टेम्परेचर कितना था, 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद टाइम बीता और रात मिड नाइट आ गई, रात के 12 बज गए। बाय मिड नाइट इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस। यानी रात के जब 12 बजे तो जितना भी टेम्परेचर ये दोपहर में था उससे 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया टेम्परेचर। व्हाट इज द मिड नाइट टेम्परेचर, हमें बताना है कि मिड नाइट टेम्परेचर कितना था। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे टेम्परेचर एट नून, यानी कि दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर कितना था, 4 डिग्री सेल्सियस। बाय मिड नाइट टेम्परेचर ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस, यानी जब मिड नाइट हुई तब तक टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस नीचे जा चुका था। तो मिड नाइट पे टेम्परेचर कितना हुआ, मिड नाइट टेम्परेचर इज इक्वल टू जो इनिशियल टेम्परेचर था 4 डिग्री सेल्सियस, उसमें से माइनस कर देंगे 15 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए अगर आपको ऐसे दिया जाए 4 माइनस 15, तो हम क्या करते हैं, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं। 15 माइनस 4 11, बड़े नंबर का साइन क्या है, माइनस। आंसर में बड़े नंबर का साइन आ जाता है, यानी कि मिड नाइट टेम्परेचर कितना होगा, -11 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कहा गया है। अ स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन डेप्थ ऑफ ₹850। तो यहाँ हमें यह बताया गया कि एक मसालों के व्यापारी ने एक लोन लिया 850 रुपए का। ठीक है, अब उसके बाद अब यहाँ लोन को ना डेप्ट भी कहा गया है। आगे, द नेक्स्ट डे ही मेक्स अ प्रॉफिट, यानी कि फॉर्च्यून ऑफ ₹1200। अगले दिन उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 1200 रुपये का। अब यहाँ पर दो शब्दों पे ध्यान दीजिए, डेप्ट और फॉर्च्यून। देखिए पिछली जो वीडियो मैंने जो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको ये चीज़ें समझाई थी कि ब्रह्मगुप्ता ने पॉजिटिव नंबर्स को कहा था फॉर्च्यून, यानी कि धन या धना, और नेगेटिव नंबर्स को क्या नाम दिया था, डेप्ट, यानी कि जिसको हम ऋण भी कहा था, जिसको हम ऋणा भी कहते हैं। पॉजिटिव नंबर्स यानी कि फॉर्च्यून धन, नेगेटिव नंबर्स यानी कि डेप्ट ऋण। तो इस स्पाइस ट्रेडर ने पहले जो उधार लिया वो तो नेगेटिव सेंस में आएगा ना, -850 रुपीज़। ये सॉल्यूशन में सारा मैं आपको बताऊंगा, अभी रफली लिख रहा हूँ। उसने जो उधार लिया वो -850, वो तो आया माइनस के सेंस में, -850। लेकिन उसको जो प्रॉफिट हुआ 1200 रुपये, वो आया पॉजिटिव सेंस में। ये आपने याद रखना है। नेगेटिव मतलब डेप्ट या ऋण, और पॉजिटिव मतलब फॉर्च्यून, यानी कि अब धन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द फॉलोइंग वीक, अगले हफ्ते, ही इनकर्स अ लॉस ऑफ ₹450। अगले हफ्ते उसको लॉस हो गया, कितना, 450 का। लॉस को हम कैसे लेते हैं, नेगेटिव सेंस में लेते हैं, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ठीक है, राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स एंड कैलकुलेट हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। अब जो चीज़ें आपको यहाँ बताई गई कि पहले उसने एक लोन लिया 850 रुपये का, अगले हफ्ते उसको फिर प्रॉफिट हुआ 1200 रुपये का, उससे अगले हफ्ते उसको 450 रुपये का लॉस हुआ। इसको एक इक्वेशन की तरह आपको दिखाना है इंटीजर्स का यूज़ करके, और फिर ये बताना है कि फाइनली उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग कैसी है, फाइनली वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लोन, जिसको कि डेप्ट भी कहते हैं। ये तो हो गया -850, क्योंकि जब आप लोन लेते हैं तो ये नेगेटिव वैल्यू होती है। ये सब चीज़ें पिछली वीडियो में मैं आपको सिखा चुका हूँ, और ये सब चीज़ें हमें किसने बताई थी, ये सब चीज़ें बताई थी ब्रह्मा गुप्ता ने। तो लोन यानी डेप्ट हो गया -850। उसके बाद अगले हफ्ते उसको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट यानी कि फॉर्चून, ये पॉजिटिव में आएगा, ₹1200 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, उसके बाद अगले हफ्ते उसको लॉस हो गया। जब लॉस होता है तो ये भी नेगेटिव में ही आता है, तो लॉस कितना हुआ, 450 रुपये का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू -450। अब हमें उसकी फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग बतानी है, तो उसके लिए एक इक्वेशन हमने यहाँ पर लिखी, फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग इज इक्वल टू। देखिए इज इक्वल टू आ गया ना, इसका मतलब ये एक इक्वेशन है। अब इसमें आप क्या करेंगे, -850 जितना उसने लोन लिया, उसमें प्लस कर देंगे जितना उसको प्रॉफिट हुआ, और उसमें आप प्लस कर देंगे जितना उसको लॉस हुआ। अब यहाँ पर दो वैल्यूज़ हमारी नेगेटिव में है। कौन कौन सी दो वैल्यूज़, यहाँ पर ये वाली जो लोन उसने लिया ये नेगेटिव वैल्यू है, और ये जो उसको लॉस हुआ ये नेगेटिव वैल्यू है। और अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने इन तीनों को सिंपली यहाँ ऐड करके लिखा है। अब हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, -850 प्लस 1200, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, यानी कि -450। अब यहाँ पर जो नेगेटिव नंबर्स है -850 और -450,
इनको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा -1300। याद रखिएगा, नेगेटिव नंबर्स को ऐड करते हैं तो साइन माइनस का ही आता है, ठीक है। और माइनस वाले नंबर्स हमेशा आपस में ऐड होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो -850 और -450 ऐड करके आ गया -1300, और ये आ गया +1200। अब एक इंटीजर आपका नेगेटिव है, एक इंटीजर आपका पॉजिटिव है, तो 1300 में से 1200 माइनस करेंगे तो मिलेगा 100। बड़े नंबर का साइन माइनस, तो आपको फाइनली क्या आंसर मिल गया, -100। तो फाइनली उसकी जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग है ना वो -100 है, तो हम कह सकते हैं कि वो लॉस में है। फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग इज इक्वल टू -100। इसका मतलब हुआ कि उसको 100 रुपये का लॉस हुआ है। अब यही आंसर अगर पॉजिटिव आया होता तो हम कहते कि उसको 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मा गुप्ताज लॉज। यानी ब्रह्मा गुप्ता के लॉ को यूज़ करके हमें ये चारों पार्ट्स यहाँ पर सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया -12 इंटू 5, तो यहाँ पर इसके सोल्यूशन में हम लिखेंगे -12 इंटू 5। अब जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि ब्रह्मा गुप्ता ने हमें क्या बताया था कि जो डेप्ट होता है, डेप्ट का मतलब होता है नेगेटिव साइन और फॉर्च्यून का मतलब होता है पॉजिटिव साइन। और ब्रह्मा गुप्ता ने हमें क्या बताया था कि जब आप डेप्ट को मल्टीप्लाई करते हैं फॉर्च्यून के साथ, या दूसरे शब्दों में कहें कि माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के साथ, तो आंसर डेप्ट आता है, यानी कि माइनस आता है। इसको अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो ये इसको ऐसे बोलेंगे, जब हम माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के साथ तो आंसर माइनस आता है। तो -12 इंटू 5 जब आप करेंगे तो 12 5 जा 60 हो जाएगा और माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा। तो -12 इंटू 5 किया तो हमारा आंसर आ गया -60। इसके बाद सेकंड पार्ट है -8 इंटू -7, तो यहाँ हमने लिखा -8 इंटू -7, ठीक है। और ब्रह्मा गुप्ता ने क्या बताया था कि जब आप डेप्ट यानी माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं डेप्ट यानी माइनस के साथ तो आंसर फॉर्च्यून आता है, यानी कि पॉजिटिव आता है। फॉर्च्यून मतलब पॉजिटिव और डेप्ट मतलब नेगेटिव। तो यहाँ पर भी देखिए -8 इंटू -7 करना है, तो माइनस को इंटू करेंगे माइनस के साथ तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया और 8 इंटू 7 हो गया 56। तो हमें यहाँ पर आंसर मिल गया पॉजिटिव 56। और इसी को शॉर्ट में हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ तो जो आंसर आता है वो पॉजिटिव आता है। अब इसके बाद देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट ये है, 0 में से माइनस करना है -14 को। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 0 माइनस और ब्रैकेट में -14। अब ध्यान से देखिए, ये जो बाहर माइनस होता है ना ब्रैकेट के, ये अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है। यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। तो यहाँ ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे। और अभी हमने क्या देखा कि जब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हमने, डेप्ट यानी कि माइनस, इसको जब मल्टीप्लाई करो डेप्ट यानी माइनस के साथ तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर आ जाता है फॉर्च्यून यानी कि पॉजिटिव। यही चीज़ हमें ब्रह्मा गुप्ता ने बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये वाला जो 0 है वो यहाँ रखा, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो ये +14 हो गया, ठीक है। और 0 में अगर आप 14 ऐड कर देते हैं तो आपको आंसर 14 ही मिल जाएगा। ये बात भी ब्रह्मा गुप्ता ने बताई थी कि अगर आप किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो वो नंबर ही आपका आंसर आ जाता है। तो 14 में 0 ऐड किया तो 14 ही आपका आंसर आ गया। तो इसका जो आंसर आया यानी कि 0 माइनस -14, इसका फाइनल आंसर हो गया 14। उसके बाद फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया -20 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पर ब्रह्मा गुप्ता का ही ये रूल हमने फॉलो किया कि जब आप डेप्ट यानी कि एक नेगेटिव नंबर को डिवाइड करते हैं, जब आप एक डेप्ट यानी कि नेगेटिव नंबर को डिवाइड करते हैं फॉर्च्यून से यानी कि पॉजिटिव नंबर से, तो आपका आंसर डेप्ट में आता है यानी कि नेगेटिव में आता है। यानी कि अगर आपके पास एक नेगेटिव इंटीजर है, इसको आप डिवाइड कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर से, तो आपका आंसर नेगेटिव ही आएगा। तो -20/4 इसी चीज़ को ना हमने इस तरीके से लिख दिया, -20 डिवाइडेड बाय 4 है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया -20/4। ये दोनों नंबर्स 2 से भी कटते हैं 4 से भी, आप चाहे तो 2 से काटिए चाहे तो 4 से काटिए, मैं 4 से काट देता हूँ। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 और यहाँ क्या बचा -5। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, -5। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ डेप्ट वाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। एग्जांपल भी दिया गया है, 10 में से माइनस कीजिए -5 का तो आंसर आ जाता है 15। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर आप किसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एक नेगेटिव नंबर को, या फिर वही नंबर आप अगर ऐड कर देते हैं तो दोनों का सेम आंसर आता है। मैं इस एग्जाम्पल से पहले समझाता हूँ फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए आप 10 में से माइनस कर रहे हैं एक नेगेटिव नंबर -5 को, आपने 10 में से क्या माइनस किया, एक नेगेटिव नंबर।
ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा देखिए 10 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा 10 + 5 आंसर आ गया 15। अब यही काम मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, अगर मैं इस 10 में 5 यानी कि एक पॉजिटिव नंबर ऐड कर दूँ तब भी मेरा आंसर 15 ही आ रहा है। यहाँ भी 15 यहाँ भी 15। और यही बात क्वेश्चन में की गई है कि अगर आप किसी नंबर में से एक नेगेटिव नंबर माइनस कर देते हैं या फिर उसी नंबर में आप सेम नंबर पॉजिटिव के रूप में ऐड कर देते हैं तो आंसर दोनों केसेस में सेम आता है। यहाँ पर आपने 10 में से माइनस किया -5 को तो आंसर आया 15 और यहाँ पर आपने 10 में इसी का पॉजिटिव यानी कि +5 ले लिया तब भी आंसर आया 15। तो ये कैसे होता है, इसको हमें एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के द्वारा समझाना है। यहाँ कहा गया ना एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ डेप्थ। डेप्थ यानी कि जब आप किसी से उधार लेते हैं और वो वैल्यू आपकी नेगेटिव में मानी जाती है, इस तरह का कोई एग्जाम्पल लेकर हमें इसी चीज़ को समझाना है। तो इसका सोल्यूशन देखिए, इमेजिन यू ओ अ फ्रेंड ₹5 अ डेप्ट ऑफ -5। यानी मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि आपने अपने किसी दोस्त से ₹5 उधार लिए हैं, तो आपके लिए वो कहा जाएगा कि आपके ऊपर डेप्ट है कितना -5। ठीक है, आपने ₹5 लिए हैं, या आपके लिए नेगेटिव वैल्यू होगी -5। अब उसके बाद आपका दोस्त आपसे क्या कहता है देखिए, इफ़ योर फ्रेंड सब्ट्रैक्ट्स और कैंसल्स दैट डेप्ट। अब आपका दोस्त कुछ समय के बाद आपसे कहता है कि तुमने जो मुझसे ₹5 उधार लिए हुए हैं ना, ये मैं कैंसिल करता हूँ, मुझे अब ये चाहिए ही नहीं। तो इस केस में आपका जो डेप्ट है, जो उधार है, खत्म हो गया। लेकिन ये काम एक और तरीके से भी हो सकता है। इट हैज़ द सेम इफेक्ट ऑन योर वेल्थ एज समवन गिविंग यू ₹5 कैश। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई दूसरा आपका जानकार, कोई और व्यक्ति आपको ₹5 कैश देता है और आपसे कहता है कि इसको तुम अब उधार मत समझो, ये मैं तुम्हें जस्ट ऐसे ही दे रहा हूँ। ठीक है, और जो तुमने उधार लिया हुआ है ना, इससे उसको पे कर दो। दोनों ही केसेस में आपका उधार खत्म हो गया। एक केस में क्या हुआ कि आपके ऊपर पहले इतना उधार था -5, आपके दोस्त ने कहा ठीक है मैं तेरा ये उधार कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपके ऊपर जो ये उधार था -5, इसमें से माइनस कर दिया आपने। क्या माइनस कर दिया, जब आपसे कोई चीज़ ली जाती है ना तो वो माइनस सेंस में आती है, लेकिन ये माइनस सेंस में आना आपके लिए अच्छा है। आपके ऊपर -5 इतना उधार था, आपके दोस्त ने कहा मैं ये उधार कैंसिल कर देता हूँ, यानी कि इसको कहेंगे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ या कैंसल आउट कर देता हूँ। तो आपके उधार में से माइनस कर दिया उसने और उसने वापस ले लिया अपना, ये जो भी लोन आपके ऊपर था वापस ले लिया। आपसे कुछ लिया जाता है तो वो नेगेटिव में ही आता है, तो ये नेगेटिव आपके लिए अच्छा है। तो आपके -5 में से माइनस हो गए -5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, वो यहाँ पर बताया गया है। -5 उसमें से माइनस हुआ -5, क्योंकि ये लोन आपसे लिया गया, वापस लिया गया कि चलो ख़त्म करते हैं इसको। तो -5 और यहाँ पर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस मल्टीप्लाई होकर। तो अल्टीमेटली आपका लोन खत्म हो गया। अब आपके ऊपर ज़ीरो लोन है, कुछ भी नहीं है। दूसरा केस, आपके ऊपर उधार था -5, ₹5 का उधार था। आपको किसी ने ₹5 कैश दे दिए और कहा कि इसको अब उधार मत समझो, ये पैसे तुम्हारे हैं और वो लोन चुका दो। यानी कि आपके ऊपर जो उधार था -5, अब आपके पास ₹5 आ गए, तो -5 में आप प्लस कर देंगे +5 को, तो ये आपस में कट जाएंगे और आंसर 0 आ जाएगा। देखिए दोनों केसेस में आपका जो आंसर है वो सेम आ रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि किसी नंबर में से अगर आप एक नेगेटिव नंबर माइनस कर देते हैं और तब जो आंसर आता है, सेम वही आंसर तब भी आता है जब आप एक नंबर में पॉजिटिव नंबर ऐड करते हैं। यहाँ -5 में से माइनस किया -5 को, नेगेटिव नंबर को, और यहाँ -5 में ऐड किया +5 को, और दोनों ही केसेस में आंसर 0 आया। तो मेन यही स्टेटमेंट थी जो यहाँ पर थी, जो क्वेश्चन में थी, कि किसी नंबर में से अगर नेगेटिव नंबर माइनस कर दो या उस नंबर में पॉजिटिव नंबर ऐड कर दो, दोनों का सेम मतलब है, आंसर सेम आता है। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पेज नंबर 46 से लेकर पेज नंबर 49 तक कवर करेंगे और ये वाला टॉपिक कवर करेंगे 3.4 फिलिंग द स्पेसेस फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथ एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है गणिता मंजरी, इसके चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स को कंटिन्यू करेंगे और पेज नंबर 46 से लेकर 49 तक कवर करेंगे और ये वाला टॉपिक कवर करेंगे 3.4 फिलिंग द स्पेसेस फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर्स। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको पहले एक बार बता देता हूँ। जैसा कि इस चैप्टर की बेसिक वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q ये इंटीजर्स होते हैं और Q यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है ये ज़ीरो नहीं हो सकता। तो इस तरह के नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं
और बेसिक वीडियो में मैंने आपको ये भी समझाया था कि रैशनल नंबर में आपके सारे इंटीजर्स भी आ जाते हैं, जैसे 2, -3, 1, 0, -1, ये सब भी रैशनल नंबर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब के अपॉन में आप 1 लिख सकते हैं ना। 2 का मतलब क्या होता है? 2/1। -3 का मतलब क्या होता है? -3/1। ऐसे 0 के नीचे भी 1 होता है, -1 के नीचे भी 1 होता है। तो इन सब को भी तो आप P/Q की फॉर्म में लिख पा रहे हो ना। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसे आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पर P और Q इंटीजर्स होते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो इस तरह के नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। और हमें ये भी ध्यान देना होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है Q, ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता, यानी कि आप नीचे 0 नहीं लिख सकते। ठीक है? तो इन शॉर्ट अगर कहें तो जितने भी इंटीजर्स हैं वो भी रैशनल नंबर्स हैं, और जितने भी फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस का मतलब क्या है? जैसे 3/5 ये भी एक रैशनल नंबर है, 7/5 ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये क्या है? ये P/Q की फॉर्म में है। तो चाहे आप इंटीजर्स कहिए, इंटीजर्स भी रैशनल नंबर होते हैं, फ्रैक्शंस कहिए, फ्रैक्शंस भी रैशनल नंबर होते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम इस टॉपिक को कवर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है। एज सोसाइटी ग्रू मोर कॉम्प्लेक्स, मेजरिंग बिकेम जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज काउंटिंग। यानी जैसे जैसे सोसाइटी ग्रो किया, जैसे जैसे सोसाइटीज़ डेवलप हुई, तो जितना ज़रूरी काउंटिंग करना होता था, फिर उतना ही ज़रूरी मेजरिंग करना भी हो गया। यानी कि किसी चीज़ को मेजर करना ये भी उतना ही ज़रूरी हो गया जितना कि काउंटिंग करना ज़रूरी था। आगे, इफ़ अ फार्मर डिवाइड्स अ फील्ड ऑफ व्हीट अमंग हिज 3 चिल्ड्रन, हाउ मच डज ईच गेट। यानी कि अगर किसी किसान को अपने खेत को, अपनी ज़मीन को 3 बच्चों में बांटना हो तो वो कैसे बांटेगा? इफ़ अ रेसिपी कॉल्स फॉर हाफ अ कप ऑफ घी, हाउ डू वी रिप्रेजेंट दैट मैथमेटिकली। और अगर किसी चीज़ को बनाने में आधा कप घी की ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको कैसे मैथमेटिकली नाप सकते हैं, कैसे इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अब इन चीज़ों की ज़रूरत महसूस होने लगी। तो अब यहाँ पर बात आती है फ्रैक्शन की। जैसे कि हम लिखते हैं 3/5, हम जानते हैं फ्रैक्शन है। तो 3/5 का मतलब क्या होता है? अपोन में क्या है? 5। अपोन में अगर 5 है तो इसका मतलब टोटल जो है वो तो 5 है, और उसमें से बात हो रही है 3 की। जो ऊपर न्यूमरेटर में होता है ना, वो बताता है कि टोटल में से कितना, नीचे वाला पार्ट बताता है टोटल, और उसमें से कितने पार्ट की बात हो रही है वो ऊपर आ जाता है। 3/5 मतलब टोटल तो 5 है और उसमें से 3 की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसको हम कहते हैं जैसे किसी चीज़ का पार्ट होना। तो जब हम फ्रैक्शन कहते हैं ना, तो ये होता है किसी चीज़ का पार्ट। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक केक बनाया, इस तरह का एक रफली मैं बना रहा हूँ, इस तरह केक है, आपने उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है? उसमें से एक पार्ट आपने अपने फ्रेंड को दे दिया और 3 पार्ट आपने खुद रख लिए। तो आपके फ्रेंड को क्या मिला? 1/4, और आपको क्या मिला? 3/4। टोटल कितना था? 4, क्योंकि 4 पार्ट्स थे। आपने उस 4 में से एक पार्ट अपने फ्रेंड को दिया, और ये 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स आपने अपने पास रखे। तो फ्रैक्शन को हम इस तरीके से पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है। नंबर्स दैट रिप्रेजेंट पार्ट्स ऑफ अ होल आर कॉल्ड फ्रैक्शन। यानी कि टोटल कितना है और उसमें से कितने पार्ट की बात हो रही है, इस तरीके के जो नंबर होते हैं इनको हम फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में हम 3/5 लिखते हैं, तो ये एक फ्रैक्शन है। जस्ट एज एवरी नेचुरल नंबर हैज़ एन एडिटिव इनवर्स। अब जैसे हर नेचुरल नंबर का एडिटिव इनवर्स होता है, जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -3। 19 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -19। ऐसे जो दूसरे नेचुरल नंबर होते हैं उनके भी एडिटिव इनवर्स होते हैं। तो जिस तरह से नेचुरल नंबर्स के एडिटिव इनवर्स होते हैं, वैसे ही फ्रैक्शंस के भी एडिटिव इनवर्स होते हैं। वी कैन कंसीव ऑफ एडिटिव इनवर्स फॉर एवरी पॉजिटिव फ्रैक्शन। यानी कि जैसे हर नेचुरल नंबर का एक नेगेटिव एडिटिव इनवर्स होता है, वैसे ही हर पॉजिटिव फ्रैक्शन का भी एक नेगेटिव एडिटिव इनवर्स होता है। जैसे कि 3/4 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -3/4, ठीक है? और 19/7 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -19/7। और जो पॉजिटिव फ्रैक्शंस होते हैं, इनके जो एडिटिव इनवर्स होते हैं, इनको नॉर्मली हम नेगेटिव फ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है। लेट अस रेफर टू सच एडिटिव इनवर्स ऑफ पॉजिटिव फ्रैक्शंस एज नेगेटिव फ्रैक्शंस। जैसे कि 2/3 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हुआ? -2/3। तो हम इसको कहेंगे कि ये नेगेटिव फ्रैक्शन है। अब उसके बाद नेगेटिव साइन के बारे में क्या बताया गया है? नोट दैट इन अ नेगेटिव फ्रैक्शन द नेगेटिव साइन कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड विद आइदर द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। यानी कि आप इस तरीके से लिखना चाहते हैं, माइनस बीच में लिख दिया, फिर 1/5 लिखा, कोई बात नहीं, सेम चीज़ है। आप माइनस ऊपर रखना चाहते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम बात है। आप माइनस नीचे रखना चाहते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम बात है।
यानी कि जैसे आप चाहते हैं इन तीनों में से जिस तरीके से आप इस नेगेटिव फ्रैक्शन को लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। लेकिन इनमें से भी जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं ना, वो पहला ये वाला और ये वाला जी ज़्यादा यूज़ करते हैं सब। यानी कि माइनस बीच में लगा दिया, 1/5 ऐसे लिख दिया, या फिर माइनस ऊपर लगा दिया और 5 नीचे लिख दिया। ये वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कर नहीं सकते, लेकिन नॉर्मली इन 2 तरीकों से हम नेगेटिव फ्रैक्शन को ज़्यादा लिखते हैं। अब इसके बाद जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जितने भी आपके इंटीजर्स होते हैं ये भी रैशनल नंबर्स होते हैं। आपके जो फ्रैक्शंस हैं ये भी रैशनल नंबर होते हैं, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो चाहे इंटीजर्स हैं चाहे आपके फ्रैक्शंस हैं, ये इन सबको हम रैशनल नंबर्स में ही काउंट करते हैं। और यही चीज़ यहाँ पर अब बताई गई है, व्हेन वी कंबाइन ऑल इंटीजर्स चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव है एंड ऑल फ्रैक्शंस चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव है, वही लिखा है ना, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वी गेट द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स डिनोटेड बाय क्यू फॉर क्वोशेंट। यानी कि रैशनल नंबर में आपके इंटीजर्स भी आ जाते हैं, ठीक है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स, और रैशनल नंबर में आपके फ्रैक्शंस भी आ जाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव फ्रैक्शन हो नेगेटिव फ्रैक्शन हो, और रैशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं क्यू के द्वारा। अब इसके बाद देखिए क्या बताया गया है, अ रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यही सब चीज़ें मैंने आपको बेसिक वीडियो में समझाई थी कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ p और q यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपके इंटीजर्स होते हैं, और जो डिनोमिनेटर यानी q होता है ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता। और बेसिक वीडियो में मैंने आपको ये सारे एग्जाम्पल दिए थे, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, 4/5, -3/7, ये सब रैशनल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनको आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हो, जिसके नीचे कोई नंबर नहीं है उसके नीचे आप 1 लगा सकते हो। तो इन सबको आप p अपॉन q की फॉर्म में देख सकते हो। और यहाँ पर p और q दोनों ही इंटीजर्स है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे 4/5 ऊपर और नीचे दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, ये एक रैशनल नंबर है। -3/7 -3 भी इंटीजर है, नीचे 7 भी इंटीजर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। बस यहाँ पर ये आपने देखना है कि p और q इंटीजर्स होने चाहिए और अपॉन में आपका यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये सब एग्जांपल्स हो गए रैशनल नंबर्स के। तो शॉर्ट में कहे तो कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q इंटीजर्स होते हैं और डिनोमिनेटर यानी q 0 के इक्वल नहीं होता, ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब इसके बाद क्या कहा गया, देखिए यहाँ पर है थिंक एंड रिफ्लेक्ट। कैन यू एक्सप्लेन वाई वी नीड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 इन द डेफिनेशन ऑफ अ रैशनल नंबर। तो जब हम ये कहते हैं कि रैशनल नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर यानी कि q 0 नहीं हो सकता, तो ऐसा हम क्यों कहते हैं? तो इसका रीज़न ये है कि आज तक ये डिफाइन ही नहीं हो पाया कि अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दो तो क्या आंसर आएगा। जैसे मैं 5/0 कर दूँ तो इसका आंसर क्या है, ये आज तक डिफाइन ही नहीं हो पाया। इसीलिए हम कहते हैं कि जब किसी रैशनल नंबर की डेफिनेशन की हम बात करते हैं कि रैशनल नंबर p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो हम ये मेंशन करते हैं साथ में कि डिनोमिनेटर यानी q 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अपॉन में अगर 0 आ गया तो क्या आंसर होगा ये आज तक पता ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, द रीज़न q इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ रिक्वायर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ अ रैशनल नंबर p अपॉन q इज़ दैट। यानी कि जब हम डेफिनेशन देते हैं रैशनल नंबर की कि रैशनल नंबर्स का मतलब होता है जिसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इस डेफिनेशन में हम ये मेंशन करते हैं q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हमें लिखना होता है। इसका रीज़न ये है दैट डिवीज़न बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड। यानी कि किसी भी नंबर को अगर 0 से डिफाइन करें तो उसका क्या आंसर आएगा ये आज तक पता ही नहीं चल पाया। तो डिवीज़न बाय 0 आज तक डिफाइन ही नहीं है, इसलिए हम ये मेंशन करते हैं रैशनल नंबर की डेफिनेशन में कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। अब इसके बाद क्या बताया गया, देखिए, वी मस्ट मेक सम इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस एट दिस स्टेज। यानी कि अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर देखनी है कि कुछ चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। पहला, ऑल रैशनल नंबर्स कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म p अपॉन q। जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और डिनोमिनेटर यानी q 0 के इक्वल नहीं होता। ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, बेसिक वीडियो में भी ये अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल 5 एंड -10 कैन बी रिटर्न एज 5/1। 5 को आप 5/1 लिख सकते हैं और -10 को आप -10/1 लिख सकते हैं। तो क्योंकि आप इनको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये रैशनल नंबर्स हैं। व्हाट दिस मीन्स इज दैट द रैशनल नंबर्स ऑल्सो इंक्लूड द नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। देखिए, नेचुरल नंबर्स ये भी रैशनल नंबर होते हैं, होल नंबर्स ये भी रैशनल नंबर होते हैं, और इंटीजर्स
ये भी रैशनल नंबर होते हैं। तो रैशनल नंबर में ये सब चीज़ें आ जाती है, नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर्स भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, ये सभी रैशनल नंबर्स का पार्ट है, ये सभी मिलकर रैशनल नंबर्स बनाते हैं। अब इसके बाद हमें क्या बताया गया देखिए, रैशनल नंबर्स डू नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं इनको आप एक से ज़्यादा तरीक़ों से दिखा सकते हैं। रैशनल नंबर्स का यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, आप एक ही रैशनल नंबर को कई अलग अलग तरीक़ों से शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैं 1/2 लिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और रैशनल नंबर लिखकर दिखाता हूँ, वो रैशनल नंबर होगा 8/16। अब ये दोनों रैशनल नंबर हो सकता है देखने में आपको ऐसा लगे कि आप कहेंगे ये दोनों ही डिफरेंट रैशनल नंबर्स है, लेकिन मैं कहता हूँ ये दोनों सेम रैशनल नंबर्स हैं। तो आप कहेंगे कैसे? तो ज़रा इसको सॉल्व करके देखिए। 8/16 को ये 2 से भी कटते हैं, 4 से भी कटते हैं, 8 से भी कटते हैं। आप इन दोनों को 2 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, 8 से भी काट सकते हैं। हम चलो 2 से काटते हैं। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। अब फिर से 2 से काटिए। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब फिर 2 से काटिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्या बचा? 1/2। यानी कि जो 8/16 आपको नज़र आ रहा था जब हमने इसको सॉल्व किया, तो और जब ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आया तब इसकी वही सेम वैल्यू मिली जो 1/2 की थी। तो 1/2 और 8/16 हम कह सकते हैं कि 8/16 1/2 को दिखाने का एक दूसरा तरीका है। इस तरह के जो रैशनल नंबर्स होते हैं जो दिखने में तो अलग होते हैं लेकिन इनकी वैल्यू सेम होती है, इनको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। तो 1/2 और 8/16 ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं जो दिखने में तो डिफरेंट है लेकिन इन दोनों की वैल्यू सेम है। जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं तो ये भी 1/2 बन जाता है। और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का क्या मतलब होता है? जब हम कहते हैं 1/2 तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता सिवाय 1 के, ठीक है। इस तरह के जैसे हम रैशनल नंबर लिखते हैं ना जो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता सिवाय 1 के, हम कहते हैं कि को प्राइम है। जब हम कहते हैं कि 1/2 को प्राइम है, इसका मतलब 1 और 2 के बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसे अगर मैं लिख दूँ 3/7 तो ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है और ये को प्राइम है, यानी कि 3 और 7 इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के, क्योंकि जब कुछ कॉमन नहीं होता तो सिर्फ 1 कॉमन होता है। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी तो किसी के मन में आ सकता है, तो क्या किसी रैशनल नंबर को ज़रूरी है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखा जाए? जैसे कि 1/2 अगर हम 8/16 लिखते हैं तो क्या ये रैशनल नंबर नहीं है? तो यहाँ पर आंसर ये होगा कि 8/16 रैशनल नंबर तो है लेकिन इसको सही तरीके से इसको लिखने का जो सही तरीका है वो ये है, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे और इसको 1/2 की फॉर्म में लाएंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो वही इसको लिखने का सही तरीका होता है। तो अगर आपको कोई इस तरीके का रैशनल नंबर दिखता है जिसको कि अभी सॉल्व किया जा सकता है, सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो पहले आप उसको सिंप्लीफाई करते हैं। और उसके लिए अगर आपने ध्यान दिया हो तो हम क्या करते हैं, हम कॉमन फैक्टर देखते हैं कि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है और उस कॉमन फैक्टर से हम ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं, काट देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 2 से काटा था ना, आप चाहे तो 4 से भी काट सकते हैं, चाहे तो 8 से भी काट सकते हैं। 8 यहाँ पे कॉमन फैक्टर है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1/2 आ गया ना। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना ये यहाँ पर समझना ज़रूरी है ताकि किसी भी तरह की कन्फ्यूजन आपके मन में ना रहे। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी आ जाती है कि अगर आपके पास एक सिंपलेस्ट फॉर्म में रैशनल नंबर है और उसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाना है, तो ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनते कैसे हैं? जैसे 1/2 और आपसे कहा जाता है इसके 2 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बताइए, तो आपके पास क्या तरीका होता है? आप ये 1/2 लिखते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 1 जा 2 अपॉन में 4। देखिए एक इक्विवेलेंट आ गया रैशनल नंबर, 1/2 का इक्विवेलेंट आ गया। सॉल्व करेंगे ना वापस 1/2 आ जाएगा। एक और चाहिए, 1/2 लिखिए। अब आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं ऊपर नीचे वो आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पे 5 से कर देता हूँ, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई 5 से नीचे, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। ये एक और इक्विवेलेंट आ गया 1/2 का, इसको भी सॉल्व करेंगे वापस 1/2 ही आ जाएगा। तो किसी भी रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पता करना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको उसी रैशनल नंबर का एक नया इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल जाएगा। अब इसके बाद ना यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के बारे में बताया गया और फॉर एग्जांपल वी है। अब यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले दिया गया है -1/3, ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है।
इसका पहला इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बताया गया -2/6। हमें कैसे पता ये इक्विवेलेंट है, सोल्व करके देखिए। दोनों में कॉमन फैक्टर आपका 2 रहेगा, 2 से काटिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, सोल्व किया तो -1/3 आ गया। मैच कर रहे हैं ना इसके साथ, इसका मतलब -1/3 और -2/6 ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। तीसरा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर यहाँ पर आ गया ये वाला, दूसरा कहेंगे बल्कि, ये था सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये इसका पहला इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ये इसका दूसरा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। सोल्व कीजिए, 3 से काटिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, -1/3। देखिए फिर इसके इक्वल आ गया ना। अगला इक्विवेलेंट रैशनल नंबर देखते हैं, -10/30, 0 से 0 काटा, क्या बचा, -1/3, फिर से यही आ गया। उसके बाद आपको दिया गया ये वाला 2026/6078, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं -2026/6078। इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे ना, देखना -1/3 ही आएगा। इसको दोनों को हम 2 से काटते हैं, देखिए 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, नीचे भी देखिए 2 से काटते हैं, 2 3 जा 6 0, 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया 1 बचा, 1 एंड 8 18, 2 9 जा 18। अब देखिए 1013, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 1013 की टेबल में 3039 आता है 3 पे, 1013 3 जा। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, अब 1013 1 जा, ये कट गया, और इसी को आप ऐसे करिए 1013 इंटू 3 करेंगे तो 3039 आता है, तो ये माइनस का साइन, ये 1/3, अल्टीमेटली फिर से यही आ गया, ठीक है। यानी कि ये जो आपने देखे ना, ये सभी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, किसके इक्विवेलेंट है, -1/3 के। और यही चीज़ आगे यहाँ पर लिखी हुई है, दीज आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये सभी जो हमने देखे ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं, या दूसरे शब्दों में कहे तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। दिस फैक्ट अलाउज अस टू फ्रीली डिवाइड एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी आपको कॉमन फैक्टर नज़र आता है तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर सकते हैं, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। और उसके बाद द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज देन इक्विवेलेंट टू द ओरिजिनल वन। यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने जब इन सब को डिवाइड करके देखा, इसको सोल्व किया, इन सबको जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आए, कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया, तो अल्टीमेटली इन सब की वैल्यू यही निकली, -1/3। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई थी। अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल 12/30 इक्विवेलेंट है 2/5 के। यानी कि अगर आप 12/30 को सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो अल्टीमेटली आपका आंसर 2/5 ही आएगा। इसको डिवाइड कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं पहले। हेयर वी हैव डिवाइडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय 6। यहाँ पर हमसे कहा गया इन दोनों को 6 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 12 और 30 की अगर बात करें तो ये 2 की टेबल में भी आते हैं, ये 3 की टेबल में भी आते हैं, और ये 6 की टेबल में भी आते हैं। तो आप इनको 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, 6 से भी काट सकते हैं। यहाँ बोला गया है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से डिवाइड कर दो। 6 2 जा 12, 6 5 जा 30। देखिए 2/5 आ गया ना, यानी कि 12/30 इक्विवेलेंट है 2/5 के, और 2/5 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब इसके बाद क्या बताया गया, देखिए द कॉमन अंडरस्टैंडिंग इज दैट व्हेन वी से दैट P/Q इज अ रैशनल नंबर, or when we represent P/Q on the number line, we assume that Q is not equal to 0 and that P and Q have no common factors other than 1, that is P and Q are co-prime। ये सब चीज़ें मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब जो हमने यहाँ पर पढ़ा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जब हम ये कहते हैं कि P/Q एक रैशनल नंबर है, या फिर जब हम P/Q को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे शब्दों में कहे जब हम किसी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम ये मान कर चलते हैं कि जब हम कह रहे हैं एक रैशनल नंबर की बात जब हम कर रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि उसका डिनोमिनेटर यानी Q 0 के इक्वल नहीं होगा, और जो न्यूमरेटर P है और जो डिनोमिनेटर Q है, इन दोनों में 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यानी कि P और Q को प्राइम होंगे। यही सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अब इसी को आगे कैसे बताया गया है, सो ऑन द नंबर लाइन अमंग द इनफाइनाइटली मैनी फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू 1/2। देखिए 1/2 के इनफाइनाइट मैनी टाइम्स आप निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट, मतलब अनगिनत इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं 1/2 के। जैसे कि 2/4 ये 1/2 का ही इक्विवेलेंट है, फिर 3/9, 6/12, आगे बढ़ते जाइए, फिर 1013/2026। अगर आपसे कहा जाए इन सब को आपने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो आपको ये सब नंबर्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है।
इन सब की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, इन सबको अगर आप सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपको अल्टीमेटली 1/2 ही मिलेगा। तो नंबर लाइन पर अगर आप 1/2 रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो 1/2 जब आपने दिखा दिया ना नंबर लाइन पे, तो उतना ही काफ़ी है, क्योंकि 1/2 इन सभी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये सभी 1/2 के इक्विवेलेंट है और इन सबको सॉल्व करके अल्टीमेटली 1/2 ही आता है। तो यही चीज़ यहाँ लिखी है। अगर ये सब रेशनल नंबर्स जो कि 1/2 के इक्विवेलेंट है, अगर इनको नंबर लाइन पर दिखाना है तो हम क्या करेंगे, वी चूज 1/2 टू रिप्रेजेंट ऑल ऑफ देम। इन सबको दिखाने की बजाय हम 1/2 दिखा देंगे, 1/2 ही इन सबको रिप्रेजेंट करेगा नंबर लाइन पे, क्योंकि इन सबको सॉल्व करके 1/2 ही आता है। तो यहाँ पर मेन चीज़ हमने ये सीखी है स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे, कि अगर आपको इस तरीके के अगर रैशनल नंबर्स दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आपको इन्हें नंबर लाइन पर दिखाना है, तो पहले आप उसको सॉल्व करेंगे, उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे और उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म को आप फिर क्या करेंगे, नंबर लाइन पे दिखाएंगे। अब इसके बाद क्या बताया गया, एज यू विल रिमेंबर फ्रॉम ग्रेड 6 एंड 7, जैसा कि आप 6 और 7 क्लास में पढ़ चुके हैं, ब्रह्मा गुप्ता ऑल्सो गेव रूल्स फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो जैसा कि आप 6 और 7 क्लास में पढ़ चुके हैं कि ब्रह्मा गुप्ता ने एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के लिए कुछ रूल्स बनाए थे, यानी फ्रैक्शंस को कैसे ऐड किया जाता है, फ्रैक्शंस को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, फ्रैक्शंस को कैसे डिवाइड किया जाता है, इन सब के लिए ब्रह्मा गुप्ता ने रूल्स बनाए थे। अब इसके बाद देखिए, ही नोटेड दैट, यानी ब्रह्मा गुप्ता ने ये नोट किया दैट दीज रूल्स ऑल्सो अप्लाई टू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रैक्शंस विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द रैशनल नंबर्स। यानी कि ब्रह्मा गुप्ता ने ये नोट किया कि जो रूल्स उन्होंने बनाए हैं कि कैसे फ्रैक्शंस को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ये पॉजिटिव फ्रैक्शंस और नेगेटिव फ्रैक्शंस दोनों पर ही अप्लाई होते हैं ये रूल्स। और पॉजिटिव फ्रैक्शंस और नेगेटिव फ्रैक्शंस ये मिलकर क्या बनाते हैं, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स में पॉजिटिव फ्रैक्शंस भी आ जाते हैं और नेगेटिव फ्रैक्शंस भी आ जाते हैं। और जो रूल्स पॉजिटिव फ्रैक्शंस के लिए अप्लाई होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए, वही रूल्स नेगेटिव फ्रैक्शंस के लिए भी अप्लाई होते हैं, ये ब्रह्मा गुप्ता ने बताया। अब इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ लॉज बताए गए हैं। हेयर आर द वेरियस लॉज। पहला देखिए, इक्वालिटी। टू रैशनल नंबर्स, एक रैशनल नंबर है ए बी, दूसरा रैशनल नंबर है सी डी। टू रैशनल नंबर्स ए बी एंड सी डी आर सेट टू बी इक्वल इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी। यानी अगर ए डी और बी सी आपस में इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि ए बी और सी डी ये दोनों रैशनल नंबर्स आपस में इक्वल हैं। देखिए, अगर मैं आपको ऐसे लिख कर दे देता हूँ, ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। कैसे, देखिए यहाँ पर ये ए अपनी जगह पे रहेगा और बी यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। सी अपनी जगह पे रहेगा, डी यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। देखिए, ये दोनों रैशनल नंबर्स आपस में इक्वल आ गए ना, यही चीज़ यहाँ पर इस तरीके से बताई गई है। अब इसके बाद सेकंड लॉ देखिए, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रैशनल नंबर्स। पहले एडिशन का देखिए, वी फर्स्ट एक्सप्रेस द टू रैशनल नंबर्स एज फ्रैक्शन ए अपॉन बी एंड सी अपॉन बी। यानी अगर आपको दो रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, अगर तो उनके डिनोमिनेटर सेम है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उन दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं तो पहले आप उन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। देखिए, इसको एक बार फिर पढ़ लेते हैं। वी फर्स्ट एक्सप्रेस द टू रैशनल नंबर्स एज फ्रैक्शन ए अपॉन बी एंड सी अपॉन बी। देखिए, दोनों के डिनोमिनेटर पहले सेम बनाए गए बी विद द सेम डिनोमिनेटर बी। ठीक है, तो पहला काम हम यही करते हैं कि डिनोमिनेटर्स चेक करते हैं। अगर आपको दो फ्रैक्शंस को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों केसेस में यही काम है। पहले आप दोनों के डिनोमिनेटर चेक करेंगे, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ठीक है, अगर सेम नहीं है तो पहले दोनों के डिनोमिनेटर सेम बना लीजिए। देन वी यूज़ द रूल। और एक बार ये इस फॉर्म में आ गए, ए अपॉन बी और सी अपॉन बी, अब आपको इन्हें ऐड करना है, ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन बी। तो ये जो इन दोनों का ये जो कॉमन डिनोमिनेटर है ना, ये आप ऐसे अपॉन में लिख देंगे और इनके जो न्यूमरेटर्स है इनको आप ऊपर ऐड कर देंगे, तो आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा। और यही चीज़ आप सब्ट्रैक्शन वाले केस में करेंगे। आप दोनों के डिनोमिनेटर पहले सेम बना लेंगे, ठीक है, फिर कॉमन डिनोमिनेटर ऐसे लिख देंगे नीचे बी, और ऊपर जो न्यूमरेटर है ए माइनस सी करके वो ऐसे ऊपर लिख देंगे। अब यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स के द्वारा आपको ये चीज़ समझाता हूँ जो यहाँ पर अभी हमने समझी है। जैसे आपको इन दो रैशनल नंबर्स को ऐड करना है, 2/5 प्लस 3/5 को, तो इन दोनों का डिनोमिनेटर तो पहले ही सेम है, तो आप डिनोमिनेटर में ये 5 लिखेंगे और ऊपर इन दोनों न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 2 + 3 यानी कि 5/5, अल्टीमेटली आपके पास 1 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो 1 मिलेगा।
अब एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं जिसमें कि दोनों डिनोमिनेटर सेम ना हों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2/3 को ऐड करना है 3/7 के साथ। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 7 है। तो पहला काम होगा डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना। तो आप क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर्स का ना एलसीएम ले लेंगे। 3 और 7 का एलसीएम होता है 21। अब आप इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को 21 बनाएंगे। कैसे? देखिए यहाँ पर अपोन में 3 है, तो मैं ये 2/3 लिख देता हूँ। अब मुझे 3 को 21 बनाना है, तो 7 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऊपर भी करूँगा। तो ये बन जाएगा 2 7 जा 14 अपोन में 21 आ गया। ठीक है, अब पता है ये 14/21 क्या है, ये 2/3 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ गया है। ठीक है, अब 3/7 लेते हैं। इसको लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हम लिखते हैं स्टेप वाइज। तो 3/7 है, मुझे 7 को डिनोमिनेटर में 21 बनाना है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, ऊपर भी 3 से करूँगा। 3 3 जा 9 अपोन में 21। तो 9/21 जो है ये 3/7 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ गया। अब जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, देखिए मुझे इन दोनों को ऐड करना था, तो मैं इनकी जगह इनके इक्विवेलेंट को ऐड कर सकता हूँ। तो 2/3 का इक्विवेलेंट हो गया 4/21 प्लस 3/7 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो गया 9/21। ठीक है, तो इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूँ मैं इन्हीं को ही ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, दोनों के ही डिनोमिनेटर में 21 है। तो नीचे 21 लिखा, ऊपर 14 और 9 को ऐड किया। 14 + 9 23 अपोन में 21। तो मेरा आंसर आ गया 23/21। और सेम इसी तरीके से आप सब्ट्रैक्शन वाला भी काम कर सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम, पहले एलसीएम निकालिए। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले दोनों के एलसीएम निकालिए, फिर दोनों के डिनोमिनेटर को आप उसी एलसीएम के इक्वल लाने के लिए जैसे यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे वैसे ही करेंगे। उसके बाद आगे सोल्व करेंगे तो आपको सेम ऐसा ही आंसर फिर आपका सब्ट्रैक्शन में भी सेम यही मेथड यूज़ होगा। तो सब्ट्रैक्शन का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ अपोन में 7 है, यहाँ अपोन में 5 है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है। 7 और 5 का एलसीएम आ गया 35। अब यहाँ पर ये 5/7 है, तो 7 अपोन में मुझे 35 चाहिए, तो 5 से मल्टीप्लाई करूँगा नीचे भी ऊपर भी, ये बन जाएगा 25/35। अब ऐसे ही लिखता हूँ मैं 3/5 को। मुझे नीचे 35 बनाना है, नीचे भी 7 ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई किया। 7 3 जा 21 अपोन में 35। अब 5/7 की जगह मैं इसका इक्विवेलेंट यहाँ पर रख देता हूँ 25/35, फिर माइनस का साइन, और फिर ये 3/5 का इक्विवेलेंट रख देता हूँ 21/35। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर अब सेम है। अपोन में लिखा 35, ऊपर 25 माइनस 21 आ गया। 25 में से 21 गया 4/35। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हमने देख लिया। अब दो रैशनल नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे डिवाइड किया जाता है, ये अब हम देखेंगे। अब यहाँ पहले मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया गया कि दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। वी यूज़ द रूल्स। देखिए आपको एक तो दिया गया a/b, ये एक रैशनल नंबर हो गया। इसको मल्टीप्लाई करना है दूसरा रैशनल नंबर c/d के साथ। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, a × c क्या होगा ac, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, b × d क्या होगा bd। तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है 2/9 × 7/16। पहले तो आप ये देखेंगे कि क्या इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया जा सकता है, कहीं कुछ कटिंग हो सकती है तो वो कर दीजिए। देखिए 7 और 9 ये तो आपस में नहीं कट सकते, लेकिन 2 और 16 आपस में कट सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब क्या बचा, यहाँ 1 × 7, 1 × 7 किया 7 आ गया। अपोन में क्या है 9 × 8, 9 × 8 किया 72 आ गया। तो अल्टीमेटली हमने इसी रूल को तो अप्लाई किया कि हमने ये दोनों न्यूमरेटर्स को बाद में मल्टीप्लाई किया। पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए, उसके बाद दोनों न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर नीचे भी वही काम डिनोमिनेटर में किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आए, फिर दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। तो फाइनली हमें आंसर मिल गया 7/72। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ ज़ीरो नहीं हो सकती। देखिए बी ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि बी अपोन में डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता। डी भी यहाँ पर ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि बी और डी दोनों ही डिनोमिनेटर हैं, इसलिए ये ज़ीरो नहीं हो सकते। अब इसके बाद हम देखेंगे कि एक रैशनल नंबर को अगर दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे। a/b को डिवाइड करना है c/d से, तो कैसे करेंगे। डिवाइड के साइन को पहले चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, और ये जो c/d है ना, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, d ऊपर आ जाएगा और c नीचे आ जाएगा। इसके बाद सिंपली यही वाला रूल फिर से अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए a और d इनको मल्टीप्लाई किया ad आ गया, b और c को मल्टीप्लाई किया bc आ गया। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2/5 को डिवाइड करना है 7/25 से, तो ये 2/5 लिखा, डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, और 7/25 का कर देंगे रेसिप्रोकल।
25 ऊपर 7 नीचे, 5 और 25 आपस में कट सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब 2 इंटू 5 करोगे ऊपर तो 10 आ जाएगा, नीचे क्या है 1 इंटू 7 यानी कि 7। तो जब आपने 2/5 को डिवाइड किया 7/25 से तो आपको आंसर मिला 10/7। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा कि दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड कैसे किया जाता है और दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। अब इसके बाद देखिए हमें क्या बताया गया है। विद द अरिथमेटिक लॉस डिफाइंड एज अबव, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर बोथ कॉम्यूटेटिव। देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना, अगर आप इनको ऐड करते हैं और ऑर्डर चेंज करके ऐड करते हैं तो आंसर सेम आता है। मल्टीप्लिकेशन में भी यही है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए, अगर आप दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं A/B प्लस C/D तो आपको एक आंसर मिलेगा। अगर आप इनका ऑर्डर चेंज कर दें, C/D पहले लिख दें, A/B बाद में लिखें और फिर इनको ऐड करें, तो यहाँ पर भी सेम वही आंसर आएगा जो यहाँ आ रहा था। इसलिए लिखा है कि दो रैशनल नंबर्स को ऐड करो तो ये कॉम्यूटेटिव होते हैं, यानी ऑर्डर चेंज करने से आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता। और सेम चीज़ यहाँ मल्टीप्लिकेशन में होती है। आपने एक रैशनल नंबर A/B को मल्टीप्लाई किया C/D के साथ, तो यहाँ पर आपको एक आंसर आएगा, एक आंसर मिलेगा। अगर आप ऑर्डर चेंज कर दें, C/D पहले लिख दें, इंटू A/B आप बाद में लिखें, तब भी आपको वही सेम आंसर मिलेगा जो कि यहाँ पर मिल रहा था। और उसके बाद क्या बताया गया है, एंड दे फॉलो द लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ये लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी को भी फॉलो करते हैं रैशनल नंबर्स। कैसे, इफ़ P Q एंड R आर रैशनल नंबर्स, यानी कि अगर P Q और R ये तीनों अगर रैशनल नंबर्स है और P ऐसे बाहर है और ब्रैकेट में है Q प्लस R, तो हम जानते हैं कि लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या होता है कि ये जो P है ये इस Q के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये P इस R के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, फिर आपको ये आंसर मिलेगा। ये आंसर आपको मिला कैसे, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि ये मैं लिखता हूँ P और ब्रैकेट में है Q प्लस R, तो पहले तो हम इस P को मल्टीप्लाई करेंगे Q के साथ। अब ये P पॉजिटिव है ना, तो यहाँ प्लस करके P लिखेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे R के साथ। अब आप P को Q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा PQ, फिर प्लस P इंटू R करेंगे तो मिलेगा PR। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिला, PQ प्लस PR। यानी कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनमें लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी भी अप्लाई होती है। अब इसके बाद क्या बताया गया, देखिए, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। देखिए जब हम ये कहते हैं ना कि रैशनल नंबर्स क्लोज्ड है अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के, तो इसका ये मतलब होता है स्टूडेंट्स कि अगर दो रैशनल नंबर्स को ऐड किया जाए तो आंसर एक रैशनल नंबर ही आता है। अगर एक रैशनल नंबर में से दूसरा रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आंसर एक रैशनल नंबर ही आता है। और अगर दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर एक रैशनल नंबर ही आता है। इसका यह मतलब है। ठीक है, आगे दैट इज, अच्छा यही चीज़ यहाँ एक्सप्लेन की गई है। इफ़ वन एड्स टू रैशनल नंबर्स और सब्ट्रैक्ट्स टू रैशनल नंबर्स और मल्टीप्लाइज टू रैशनल नंबर्स, अ रैशनल नंबर इज अगेन ऑब्टेन्ड। सेम वही चीज़ जो मैंने आपको बताई, दो रैशनल नंबर्स को ऐड करोगे एक रैशनल नंबर मिलेगा, दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हो एक रैशनल नंबर मिलेगा, दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो एक रैशनल नंबर मिलेगा। इसी को इस तरीके से कहा जाता है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं ये क्लोज्ड होते हैं अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब बात यह आ जाती है कि क्या रैशनल नंबर्स डिवीजन में भी क्लोज्ड होते हैं, यानी कि एक रैशनल नंबर को अगर दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड किया जाए तो क्या हमेशा एक रैशनल नंबर ही आएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर है, रैशनल नंबर्स आर ऑल्सो क्लोज्ड अंडर डिवीजन प्रोवाइडेड दैट वन डज नॉट डिवाइड बाय ज़ीरो। यानी कि रैशनल नंबर्स डिवीजन में भी क्लोज्ड होते हैं, बस कंडीशन ये होती है कि जो दो रैशनल नंबर्स आप यूज़ कर रहे हैं, एक रैशनल नंबर लिया उसको दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो इनके डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो होगा फिर ये डिवीजन में क्लोज नहीं होंगे। लेकिन अगर दोनों रैशनल नंबर्स ऐसे हैं जिनमें दोनों के ही डिनोमिनेटर्स में ज़ीरो नहीं हैं, तो फिर रैशनल नंबर्स इस केस में डिवीजन में भी क्लोज होंगे। कहने का मतलब ये हो जाएगा कि अगर आप एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तब भी आपको आंसर रैशनल नंबर ही मिलता है। बस एक कंडीशन हमें ये चेक करनी होती है कि इन दोनों ही रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद क्या बताया गया, देखिए, दैट इज़ द कोशेंट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज़ अगेन अ रैशनल नंबर। देखिए जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो कोशेंट आता है वही तो हमारा आंसर होता है। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से आपने डिवाइड किया तो जो कोशेंट आया, दूसरे शब्दों में कहे कि जो आंसर आया वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा, एज लॉन्ग एज वन डज नॉट डिवाइड बाय ज़ीरो, जब तक के डिनोमिनेटर में ज़ीरो ना हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि डिवाइड के केस में डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हमें दिया गया है थिंक एंड रिफ्लेक्ट। इसमें दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। वाइल एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टू रैशनल नंबर्स हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स
हाउ विल यू मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल। मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ इस साइड में यहाँ पर आपको ये सारा एग्जाम्पल दिखाया था। आप यहाँ पर वीडियो बैक करके देख सकते हैं कि अगर आपको दो रैशनल नंबर्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है और उनके डिनोमिनेटर्स अगर डिफरेंट हैं तो आप कैसे उनके डिनोमिनेटर्स को पहले सेम बनाएंगे, इक्वल बनाएंगे, और फिर कैसे उन रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ। वीडियो बैक करके देखेंगे, आपको ये एग्जाम्पल्स नज़र आ जाएंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर रैशनल नंबर्स, यानी कि हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वेरीफाई करना है रैशनल नंबर्स के लिए कि क्या रैशनल नंबर्स में भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होता है। तो इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा वेरीफाई करते हैं। तो पहले तो देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि अगर आप एक नंबर ए लेते हैं और इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं बी प्लस सी से, तो ए जो है वो बी से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, प्लस और जो ए है वो सी से भी मल्टीप्लाई होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने लिखी है कि जो ए है ये बी प्लस सी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ क्या आया, ए इंटू बी होगा प्लस ए इंटू सी होगा। अब इस चीज़ को हम वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर हम तीन रैशनल नंबर्स ले लेते हैं। लेट थ्री रैशनल नंबर्स, यहाँ पर हम जो थ्री रैशनल नंबर्स ले रहे हैं वो तीन रैशनल नंबर्स हमने ले लिए हैं 2, 3 एंड 5। देखिए 2, 3 और 5 ये भी तो रैशनल नंबर्स ही हैं, तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ सकते हैं ना। तो मैंने यहाँ पर ये तीन रैशनल नंबर्स ले लिए। अब मैं चेक करता हूँ कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होता है यहाँ पर कि नहीं। तो यहाँ पर ए की जगह हम 2 को यूज़ करेंगे, बी की जगह 3 को यूज़ करेंगे और सी की जगह 5 को यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर हम लेते हैं एल एच एस। एल एच एस क्या है, ए इंटू बी प्लस सी। तो ए की जगह क्या है 2 इंटू में ब्रैकेट में बी की जगह क्या है 3 प्लस सी की जगह क्या है 5। 2 इंटू 3 प्लस 5 करेंगे तो क्या होगा 8। 2 इंटू 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई 16। अब देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या आता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आर एच एस। राइट हैंड साइड में क्या था, पहले ब्रैकेट में है ए इंटू बी। तो यहाँ पर ए इंटू बी था ना, तो ए की वैल्यू क्या है 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है 3, ये ऐसे लिखा, प्लस ए इंटू सी, ए की वैल्यू क्या है 2 और सी की वैल्यू क्या है 5। अब देखिए क्या आंसर आता है, 2 3 जा 6 प्लस 2 5 जा 10, दोनों को ऐड किया 16 आ गया ना। दोनों साइड्स इक्वल आ गई, एल एच एस इक्वल आ गई आर एच एस के, यानी कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं इनमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ होता है ये अप्लाई होता है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के द्वारा प्रूव कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमें ये एक्सरसाइज दी गई है, एक्सरसाइज सेट 3.3। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।